This conference will now be recorded. हाँ भाई। सो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी जो है वो लगातार न्यूज में है। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लगातार ईडी के न्यूज में रहने के बहुत सारे कारण हैं। ईडी लगातार रेड मार रही है, इधर उधर रेड कर रही है। अच्छा, ईडी के न्यूज में रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया ईडी की पावर्स को लेकर के। और ईडी की पावर्स जिस एक्ट से डराइव होती हैं, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईडी है क्या। द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। तो पहला एमसीक्यू क्या बनता है कि ईडी जो है वो किस तरह के ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के और वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज के जो ऑफेंसेस हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करती है ईडी। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करती है। दूसरा एमसीक्यू क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है ये काम करती है। ईडी का इतिहास समझ लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है इकोनॉमिक क्राइम्स, वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज, इन सबको लेकर के ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है। In 1956, enforcement unit was formed in the Department of Economic Affairs for handling exchange control laws violation under Foreign Exchange Regulation Act 1947 फेरा। फेरा एक्ट के अंडर में 1946 में इन्फोर्समेंट यूनिट को स्टैब्लिश किया गया था इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। काम क्या था, जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉस का वायलेशन है, यानी कि जो डॉलर से रुपए और रुपए से डॉलर का जो आपके लॉस थे फॉरेन एक्सचेंज के, उसको जो ब्रेक कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वायलेशंस को चेक करने के लिए इन्फोर्समेंट यूनिट को बनाया गया था। 1957 में इसका नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया जाता है। 1960 में इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से शिफ्ट कर दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया जाता है और अगले 4 सालों के लिए इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को दे दिया जाता है। With the onset of process of economic liberalization, FERA 1973 was replaced by FEMA 1999. Further in tune with the international anti-money laundering regime, PMLA, Prevention of Money Laundering, was enacted and ED was entrusted with its enforcement. हमने कल ही देखा था कि वियना कन्वेंशन हुई थी 1998 में। वियना कन्वेंशन के को अपहोल्ड करने के लिए हमने पीएमएलए बनाया था, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई थी। आज ऐसे कौन कौन से कानून हैं, आज ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनको इंप्लीमेंट कराने की, जिनको इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी ईडी के पास है। पहला तो है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। It is a criminal law enacted to prevent money laundering and provide for confiscation of property derived from or involved in money laundering। मतलब अगर मनी लॉन्ड्रिंग करके आपने कुछ पैसे कमाए हैं और उससे जो है कोई प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है तो उसको भी जब्त करती है और मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकने की कोशिश करती है और मनी लॉन्ड्रिंग को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है ये एक्ट, और इसे इन्फोर्स करती है ईडी। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। फेमा क्या करता है, एक सिविल लॉ है। अगर ट्रेड रिलेटेड आपने कोई गड़बड़ी करी है एक्सचेंज रेट मार्केट में तो उसे रेगुलेट करता है और इसे भी इन्फोर्स कराता है ईडी। और उसके बाद विजय माल्या वाले केस से जो बहुत न्यूज में आया था वो क्या था, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट मतलब आपने क्या किया, भारत में कोई इकोनॉमिक फ्रॉड करा और भारत से बाहर भाग गए, ठीक, तो उसे भी जो है वो इन्फोर्स कराती है ईडी। और उसके अंदर कोफे पोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974 के अंदर में भी जो ईडी है वो क्या है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस को स्पॉन्सर करती है। ठीक,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ईडी के ऑफिसर्स अपॉइंट किस एक्ट से होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से। ईडी 4 एक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन स्वयं ईडी के अपॉइंटमेंट कहां से हो रहे हैं, किस एक्ट से हो रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से हो रहे हैं। ये रहा आपका सेक्शन 25 सीवीसी एक्ट का, appointments etc of officers of the Directorate of Enforcement, notwithstanding anything contained in the FEMA Act 1999 or any other law for the time being in force, the central government shall appoint a Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement in the Ministry of Finance on recommendation of the committee। समझिए, देखिए, ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कैसे अपॉइंट कर रही है, एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर। वो कमेटी में कौन कौन है, सबसे पहले सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उसके अलावा विजिलेंस कमिश्नर, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेक्रेटरी, और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का सेक्रेटरी, और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी। इन लोगों के एक कमेटी बनेगी जिसमें से सीवीसी होंगे, अदर विजिलेंस कमिश्नर होंगे, और 3 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे, होम, पर्सनल और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन 3 जगहों के सेक्रेटरी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर और जो बाकी विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, उनको मिला करके एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी रिकमेंड करेगी कि भैया इस बंदे को आप ईडी का डायरेक्टर बनाइए, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ईडी का डायरेक्टर बनाएगा। आया ना। और उसके बाद अगर आप बी पॉइंट देखें, while making a recommendation the committee shall take into consideration the integrity and experience of the officer, कि भाई एक्सपीरियंस कितना है, इंटीग्रिटी क्या है। No person below the rank of additional secretary to the government of India shall be eligible for appointment as a director of enforcement। No person below the rank of additional secretary of government of India, यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे का कोई भी बंदा जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। और उसके बाद में क्या लिखा है, 2 साल जो है, नॉट लेस देन 2 years, 2 साल से कम जो है वो आप उसका कार्यकाल नहीं होगा। और अगर चाहें तो आप इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर उसका 1-1 साल करके कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा आप 3 बार ही कर सकते हैं। यानी कि जो ईडी का डायरेक्टर है उसका मैक्सिमम टाइम कितना होगा, 5 साल। ठीक, यानी कि 2 साल का तो मिनिमम कार्यकाल होगा, और 2 साल के बाद कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1-1 साल आप एक्सटेंड करते रह सकते हो, कब तक, 5 साल तक। ठीक है ना। उसके बाद अभी न्यूज में क्यों है, ED has recently been very active conducting many raids and investigating multiple cases which has attracted many objections towards it in the court seeking clarity on the provisions of PMLA Act। ED लगातार छापे मार रही है, लगातार जो है वो काम कर रही है। On account of that, Supreme Court has rejected almost all objections raised against the probe agency। In its verdict, Supreme Court noted that probe agencies like ED, SFIO, DRI are not police, and therefore it is not mandatory for ED officers to disclose the ground of arrest at the time of detaining an accused in money laundering cases। बहुत important। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईडी, एसएफआईओ, डीआरआई ये लोग पुलिस नहीं है, तो इन्हें अरेस्ट करते समय आपको कारण बताना जरूरी नहीं है, जो आर्टिकल 20 और 22 भी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद the court also stated that it is not necessary to give ECIR copy of complaint to the accused। कोर्ट ने बोला कि जो accused है उसे कंप्लेंट की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है, और स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय देम ड्यूरिंग इंक्वायरी आर आल्सो वैलिड एविडेंस। जब आपसे इंक्वायरी हो रही है, पूछताछ हो रही है, जैसे मान लीजिए सोनिया जी गई थी तो उनसे पूछताछ हुई थी, राहुल जी गए थे उनसे पूछताछ हुई थी, तो उस स्थिति में जो कुछ भी आप कह रहे हो वही आपके लिए वैलिड एविडेंस हो जाता है। ठीक है ना। फिर वो तो उस पर है ना कि आपने मान लीजिए कुछ ऐसा बोला जो उन्हें लगता है कि हम यूज कर सकते हैं इसे एज एन एविडेंस, एजेंसी को, ईडी को, तो वो उसे यूज कर सकते हैं। कोशिश तो यही होती है। ठीक। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002। Offense of money laundering, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of the crime। समझिए, अगर knowingly या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो या किसी को मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसा निकल रहा है, पैसा आ रहा है, उसको छिपाने में मदद करते हो, रखने में मदद करते हो, तो भी वो क्राइम माना जाएगा और आप मनी लॉन्ड्रिंग के गिल्टी माने जाओगे। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, ये सब आपने नोइंगली किया हो, नोइंगली। जैसे आपने देखा होगा अभी पश्चिम बंगाल वाला केस था, उसमें उस लड़की ने कह दिया जिसके घर में पैसे मिले थे, पार्था चटर्जी वाली, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे रूम में रखा हुआ है। तो मतलब उसने मतलब नोइंगली हमने नहीं करा है, ये बचने का एक तरीका होता है। बिल्कुल, हाँ, knowingly, हाँ। A person shall be guilty of offense of money laundering if such person is found to have directly or indirectly attempted to indulge in following: concealment, possession, acquisition, use। अगर आप उस पैसे का यूज भी कर रहे हो, जैसे अभी ये जैकलिन फर्नांडीज वाला केस है कि आप उस पैसे का यूज तो आपने कर ही लिया ना, तो यूज भी अगर आप कर रहे हैं तो भी माना जाएगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के गिल्टी हैं, कि आपको पता था पैसा कहां से आ रहा है, फिर भी आपने यूज करा उसका। हाँ, ठीक। हाँ, क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, या आप ये कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, तो व्हाइट मनी है, ब्लैक नहीं है, ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। कोर्ट ने सेक्शन 3 पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया? बाय इंटरप्रेटिंग एंड इन सेक्शन 3 as or the Supreme Court held that mere possession or concealment of the proceeds of the crime is sufficient for the offense of money laundering। समझिए, अगर मनी लॉन्ड्रिंग करके जो पैसा आया है, मान लीजिए आपने 20 करोड़ रुपए किसी गलत काम से कमाए, उसका पे टैक्स नहीं दिया, वो ब्लैक मनी थी, और वो ब्लैक मनी आप छिपा रहे हो, तो उतना ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफी है, ठीक है ना। या तो आपने उसको पॉजेस करा हो या छुपाने में मदद करी हो, उतना ही बहुत आया ना। नहीं, द कोर्ट है, रुक जाओ उसके बाद बताओ। द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 3 हैज अ wider reach and captures every process and activity, direct or indirect, in dealing with the proceeds of crime and not limited to happening of the final act of integration of tainted money in the formal economy to constitute an act of money laundering। समझिए, कोर्ट ने क्या बोला कि सेक्शन 3 का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने व्हाइट ब्लैक मनी कमाई फिर उसको किसी कंपनी में लगा के व्हाइट करा, नहीं, ब्लैक मनी को छुपाना भी, ब्लैक मनी को कंसील करना भी, उसको पॉजेस करना भी मनी लॉन्ड्रिंग है। जरूरी नहीं है कि जब आप व्हाइट बना लोगे तभी वो मनी लॉन्डर माना जाएगा ना, अगर उस प्रोसेस में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप छुपा रहे हो, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग मानी जाएगी, और ईडी जो है ऐसे किसी भी ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक बात। सेक्शन 5 पर आता है, सेक्शन 5 ऑफ पीएमएलए, इट डील्स विद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी कमाई मनी लॉन्ड्रिंग करके, उसको अटैच किया जा सकता है, कन्फिस्केट किया जा सकता है। Court rules that when a provisional attachment order passed under section 5(1) is confirmed, it does not mean that property stands confiscated until a formal order of confiscation is passed। समझिए, अगर मान लीजिए हमें ये लगा कि भाई ये प्रॉपर्टी आपने मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई है, तो शुरुआत में हम क्या बोलेंगे कि इसको अटैच कर दीजिए। अटैच करने का मतलब होता है कि आप अब इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इस कोर्ट में वो केस चल रहा है, ठीक। तो पहला प्रोसेस होता है अटैचमेंट, कि कोर्ट जाता है, मतलब बंदे जाएंगे और कहेंगे भैया अभी फिलहाल ये सील है, आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते। फिर कोर्ट उस पर पूरी सुनवाई खत्म करके जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड है और अब इसे कन्फिस्केट किया जाए, इसे जब्त किया जाए, तब कोर्ट उसे जब्त करेगी। तो पहला प्रोसेस होता है अटैचमेंट और दूसरा प्रोसेस होता है कन्फिस्केशन। तो जब तक कॉन्फिस्केशन ऑर्डर फाइनल नहीं आ जाता है, तब तक वो प्रॉपर्टी अटैच रहेगी। अटैच रहने का मतलब क्या है, आपकी प्रॉपर्टी थी, आप उसका यूज नहीं कर सकते, अब वो सील है जब तक कि उस पर फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, और बाद में कोर्ट उसे कन्फिस्केट कर सकती है। सेक्शन 6, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो कन्फिस्केट का मतलब जब्त करना, इसके बाद खत्म करने के बाद बताता हूँ, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देखिए अभी अभी मैंने आपको ये बोला कि जो हमारा बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट था, पीएमएलए वाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बहुत टाइम तक वहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रही थी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में, अब उसे चेंज कर दिया है, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, कंपोजिशन, पावर्स एटसेट्रा, the central government shall by notification appoint an adjudicating authority to exercise jurisdiction, powers and authority conferred by or under this act। समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाएगी, ठीक। एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स। ध्यान रखिए, सेम यही कॉम्पोजिशन बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में भी था।
Provided that one member each shall be a person having experience in the field of law, administration, finance or accountancy. A person shall, however, not be qualified for appointment as member of an adjudicating authority in the field of law unless he is qualified for appointment as district judge. Unless he is qualified for appointment as district judge, यानी कि या तो उसे district judge होना चाहिए, या वो इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर हो, या वो फाइनेंस, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर आदमी हो, ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी। और ऐसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का टेन्योर क्या होगा? 5 साल या 65 साल की एज, ठीक। उसके बाद पीएमएलए का सेक्शन 11 क्या कहता है? पावर्स रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंसेस। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास में सिविल कोर्ट वाली पावर होंगी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से गाइड होगा। और बेनामी प्रॉपर्टी में क्या था? नेचुरल लॉ से गाइड होगा। तो याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा? ठीक है, नेचुरल जस्टिस से गाइड होगा। उसके बाद सर्च एंड सीजर, ठीक। अगर कोई व्यक्ति, कोई एक डायरेक्टर, ठीक है ना, एक जो है डायरेक्टर जो कि डिप्टी डायरेक्टर की रैंक से नीचे ना हो, अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है? किसी भी, तो उसे लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स कहीं पर रखी हुई हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो वहां पर सर्च और सीजर ऑपरेशन शुरू करा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर के रैंक के बंदे से ऊपर होना चाहिए, सर्च और सीजर ऑपरेशन वही शुरू करा सकता है, उसी के ऑर्डर से सर्च और सीजर ऑपरेशन होंगे अंडर पीएमएलए एक्ट। उसके बाद आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल पर वो अरेस्ट करने का ऑर्डर भी देता है। अगर ये लोग बोल दें, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर बोल दें कि भाई हाँ इस बंदे को अरेस्ट करने के सफिशिएंट ग्राउंड है, तो उस बंदे को ईडी जाकर के अरेस्ट भी कर सकती है। यानी कि ईडी के पास में अरेस्ट करने की पावर भी है, ईडी के पास अरेस्ट करने की भी पावर है, ये ध्यान रखिएगा। और हर एक बंदा जो अरेस्ट होगा उसे आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये सेम है लाइक आर्टिकल 22, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद The Supreme Court held that Section 19 of PMLA, which deals with the power to arrest, is reasonable nexus with the purposes and objects sought to be achieved by the 2002 Act of Prevention of Money Laundering and Confiscation of Proceeds of Crime involved in Money Laundering। समझिए, कोर्ट ने क्या कहा कि जो सेक्शन 19 आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे रहा है, उसमें एक चीज लिखी हुई है, हैज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट। समझिए, सेक्शन 19 क्या कहता है? आप अरेस्ट कब करोगे? जब एक डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल के बंदे को ये लगेगा कि भाई हमारे पास अब सफिशिएंट प्रूफ है कि ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो ही उसे अरेस्ट किया जाएगा। और जुडिशरी ने क्या कह दिया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्शन 19 इज कॉम्पिटेंट, सही क्लॉज है, और उसमें क्लियरली ये बोल रखा है कि रीजनेबल नेक्सस होगा तभी आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक। उसके बाद आप अपील कर सकते हो, एपेलेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, ईडी के जो भी मामले होंगे वो किसी नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एपेलेट ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे। हाँ, एपेलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में आप अपील कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। और पीएमएलए क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट भी बना सकती है, और उन जैसे स्पेशल कोर्ट्स में ट्रिब्यूनल्स बना सकती है पीएमएलए के केसेस सुनने के लिए, ठीक है ना। फिर उन्होंने ऑफेंसेस दिए हैं कि कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे और कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। यहां पर एक चीज दी हुई है, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure Act, no person accused of an offence shall be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given opportunity to oppose the application for such release। भाई मान लीजिए मैंने आपको ईडी ने आपको गिरफ्तार किया कि भाई आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, मनी लॉन्ड्रिंग में आप गिरफ्तार हुए थे, लेकिन आपको बेल तभी मिलेगी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह बताया जाएगा कि भैया इनकी बेल की एप्लीकेशन आई है, क्या आपको कोई दिक्कत है इनके बेल होने से। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका दिया जाएगा कि भैया आप बेल को अपोज कर सको। फिर where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and he is not likely to commit any offense while on bail।
जब एक बार उसने अपोज कर लिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कि इन्हें बेल मत दी जाए, मतलब कोर्ट ने उसे भी सुन लिया, फिर कोर्ट डिसाइड करे कि भैया इसे बेल देनी है या नहीं देनी है। Provided further that the special court shall not take cognizance of any offence punishable under section 4 except upon a complaint in writing made by the director or any other officer of the central government or a state government authorized in writing in his behalf by the central government by a general or a special order made in his behalf by that government। समझिए, जो पीएमएलए के अंदर में स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे उसमें वो सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, अपने आप केस नहीं उठा सकते, या तो कोई डायरेक्टर के लेवल का, ईडी में डायरेक्टर के लेवल का बंदा कंप्लेन करे, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट उसे कंप्लेन करे। द ट्विन कंडीशंस फॉर बेल इन सेक्शन 45। ट्विन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका दिया जाए अपोज करने का, और दूसरी कंडीशन क्या है? उसको सुनने के बाद कोर्ट को ये लगे कि भाई ये बंदा को देने लायक है बेल या नहीं। which was held unconstitutional in 2017 are now upheld constitutional by the court। और क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है सेक्शन 45 में, यानी कि बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने आप बेल नहीं दे सकते, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी मौका होना चाहिए उसकी बेल को अपोज करने का। सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से केस लड़ेगा। कोर्ट upheld that stringent bail conditions are not violative of article 21 where there is a compelling state interest, however it cannot be arbitrary। बहुत तगड़ा। कोर्ट ने बोला कि अगर बेल देने के लिए हमने थोड़ी कठिन स्ट्रिंजेंट कंडीशंस दे रखी हैं, दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ की वायलेटिव वो नहीं है, हाँ वो आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए। It has expounded the theory of soft state, which the court said is used to describe a nation which is not capable of preventing the offense of money laundering। ठीक, कोर्ट ने क्या कहा कि एक स्टेट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट कर सके, को प्रिवेंट कर सके। सेक्शन 48 and 49 authorities under the act as per section 48 and 49 of the PMLA, the officers of the Directorate of Enforcement have been given powers to investigate cases of money लॉन्ड्रिंग, यानी कि ईडी के ऑफिसर्स को ये पावर दी गई है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दैट इज ईडी फॉर यू, ठीक है ना। एंड हाउ ईडी हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली। ठीक, यहां तक कोई डाउट कोई परेशानी हो तो पूछिए।